नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैलिडेशन। दोस्तों वैलिडेशन में आज हम डिस्कस करेंगे कि इतने सारे कोर्ट केसेस के रिजल्ट आ गए, लेकिन क्या लोगों को सच में हायर पेंशन मिल रही है। दोस्तों आप सबको पता होगा, हायर पेंशन की जर्नी 2022 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था वहां से शुरू हुई। उसके बाद ईपीएफओ ने पोर्टल खोला, हम सब ने वहां पर फॉर्म्स भरे और फॉर्म्स भरने के बाद बहुत दिन तक इंतजार चलते रहा कि कब डिमांड लेटर आएगा, कब हम ईपीएफओ को पैसा वापस करेंगे और कब हमारी हायर पेंशन शुरू होगी। लेकिन इन बिटवीन 18 जनवरी 2025 को एक सर्कुलर आता है जिसमें यह कहा जाता है कि अगर आपका एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट है और आपके एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के पीएफ के जो रूल्स है वो अगर आपको सीलिंग के ऊपर जाके पेंशन में कंट्रीब्यूट करना अलाउ नहीं करते तो आप नहीं कर सकते हायर पेंशन के लिए कंट्रीब्यूट, और इसी वजह से आपका हायर पेंशन का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और दोस्तों इसी सर्कुलर के चलते हुए तकरीबन 10.5 लाख से ज्यादा फॉर्म ईपीएफओ ने हायर पेंशन के लिए रिजेक्ट कर दिए और बहुत सारे लोग हायर पेंशन से वंचित रह गए। लेकिन दोस्तों बात यहां पर आके नहीं रुकती। ईपीएफओ ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन लोगों ने अपनी लड़ाई अपने अपने तौर पर लड़ी। कुछ लोग मद्रास हाईकोर्ट गए, कुछ लोग कलकत्ता हाईकोर्ट गए, कुछ बॉम्बे हाईकोर्ट गए, कभी कोल्हापुर कोर्ट में भी केस चल रहे हैं, कहीं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस चल रहा है, तो कहीं पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में केस चल रहा है। और दोस्तों केसेस की अगर आप डाइवर्सिटी दिखेंगे तो बहुत ह्यूज डाइवर्सिटी है। मैक्सिमम केसेस जो डाले गए वो डाले गए एग्जेम्प्टेड पीएफ ट्रस्ट के तौर पर कि भाई पीएफ ट्रस्ट की जो रूल बोल के आपने बताया था कि हमारे हायर पेंशन रिजेक्ट हो गए हैं, उसको चैलेंज करते हुए कि ट्रस्ट में जो सीलिंग दी गई है वो कोई बैरियर नहीं हो सकती किसी का हायर पेंशन का फॉर्म रिजेक्ट करने का। इसके लिए मैक्सिमम लोग केसेस डाल चुके हैं और दोस्तों बहुत सारे केसेस का रिजल्ट आया है। जो पहला रिजल्ट आया था वो था मद्रास हाईकोर्ट का, जहां पर बीएचईएल के कुछ एम्प्लॉइज ने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी थी और उनको वो हक कोर्ट ने ग्रांट किया था। उसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट से सेम रिजल्ट आया, फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी सिमिलर रिजल्ट आया, जहां पर एचएएल के कुछ एम्प्लॉइज चले गए थे और उन्होंने पिटीशन डालकर अपना केस लड़ा और जीता। और कोर्ट्स ने ये निर्णय दिया कि भाई सीलिंग विलिंग सब भूल जाओ। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट अनएग्जेम्प्टेड ट्रस्ट सबको इक्वल दर्जे पर माना जाएगा तो भाई आपको हायर पेंशन देनी पड़ेगी। और दोस्तों जो रिसेंट जजमेंट आया वो आया कर्नाटका हाई कोर्ट का, जहां पर 5000 से ज्यादा एम्प्लॉयज को एक साथ इफेक्ट पड़ने वाला है और इन सब के फेवर में, मतलब कि 15 कंपनीज के फेवर में कर्नाटका हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि भाई सीलिंग रूल्स को भूल जाओ, पीएफ ट्रस्ट रूल्स को भूल जाओ, सारे लोग डेफिनेटली एलिजिबल है हायर पेंशन लेने के लिए, इन सबको हायर पेंशन दो। लेकिन दोस्तों इन सब के बाद क्या हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल बनता है। उसी की तरह जो दूसरी डाइवर्सिटी थी वो थी प्रोराटा बेसिस को लेकर। कर्नाटका हाईकोर्ट में भी प्रोराटा बेसिस को लेकर सवाल उठे थे, लेकिन कोर्ट ने इसके ऊपर कोई भी जजमेंट नहीं दिया। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रोराटा बेसिस पर एक्शन लेने की बात की थी और बोला था कि ये सही नहीं है, प्रोराटा बेसिस को खारिज कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी उसके ऊपर कुछ भी रिजल्ट नहीं आया क्योंकि अभी और लिटिगेशन बाकी है। उसी के अलावा दोस्तों बहुत सारे लोग इस बात पे भी चैलेंज कर रहे हैं कि आप जो है हमसे पैसा इंटरेस्ट के साथ लेते हो जब डिमांड लेटर देते हो, लेकिन जब एरियर्स देते हो तो इंटरेस्ट नहीं देते हो, तो ये क्या बात हुई। इसके लिए कोर्ट में लोग केसेस गए हैं और केसेस अभी चल रही है। इसमें से इस टाइप की केसेस का किसी का भी अभी कोई रिजल्ट आया नहीं है। जो तीसरी केस थी दोस्तों, वो चौथे टाइप की जो केस थी वो ये थी कि जो 1.16% का एडिशनल कंट्रीब्यूशन लिया जा रहा है ये शायद सही नहीं है, क्योंकि जब मिनिमम पेंशन 1000 की गई थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वादा किया था कि उसके लिए जो भी फंडिंग लगेगी वो 15,000 रुपए तक की जो सीलिंग है वहां तक के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। लेकिन उसके ऊपर जाके अगर कुछ कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो 1.16% क्यों देना है, ये लोगों ने क्वेश्चन पूछा है। और इसका लॉजिक ये है कि 1.16% सिर्फ मिनिमम पेंशन को गारंटी करने के लिए दी जानी चाहिए, और वो जो 1.16% का कंट्रीब्यूशन है वो मिनिमम पेंशन को गारंटी करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है। तो भाई मैं जब हायर पेंशन ले रहा हूं तो मैं क्यों दूंगा, वो मेरे हायर पेंशन पे पैसा एक्स्ट्रा दे देने से किस तरह से मिनिमम पेंशन गारंटी होगी, ये बात समझ में नहीं आ रही। इसीलिए लोग कोर्ट में गए हुए हैं। तो दोस्तों ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मुद्दे हैं। कहीं पर क्लोज्ड ऑर्गेनाइजेशन है कि ऑर्गेनाइजेशन बंद हो चुकी है तो उसका क्या करे, भगवान ही मालिक है, क्योंकि एम्प्लॉयर की वेरिफिकेशन किए बगैर फॉर्म आगे नहीं बढ़ सकता, ऐसा ईपीएफओ का कहना है। और जहां एम्प्लॉयर है ही नहीं तो वहां पर क्या करना है ये ईपीएफओ नहीं बता पा रहा है। और इसके ऊपर नहीं बता पाने के लिए लोग कोर्ट में गए हुए कि भाई ये चुप्पी तोड़ो, कुछ तो बताओ, ऐसा कुछ तो तरीका होगा जिसकी वजह से इससे ये डेडलॉक टूटेगा कि भाई मेरी ऑर्गेनाइजेशन बंद हो गई, ये कोई मेरी गलती थोड़ी है। जब मैं काम कर रहा था ऑर्गेनाइजेशन चल रही थी।
अब मैं रिटायर हो चुका हूँ, ऑर्गेनाइजेशन बंद हो चुकी है, तो ये मेरी गलती कैसे हो सकती है? और ईपीएफओ के पास पूरे रिकॉर्ड है, तो ईपीएफओ रिकॉर्ड को जांचे और मेरा वेरिफिकेशन करे और मुझे हायर पेंशन दे। इसके लिए लोग दोस्तों कोर्ट में गए हुए हैं। उसी के साथ-साथ कुछ और ऐसे मुद्दे हैं छोटे-छोटे जहां पर मल्टीपल ट्रांसफर्स के केसेस हैं। मतलब एक कंपनी से पूरा डेटा किसी और कंपनी में नहीं आया, फिर वो कंपनी शायद बंद पड़ गई या सिक हो गई, कुछ भी हो गया हो, तो बीच में लिंकेजेस टूटे हुए हैं। तो ये जो लिंकेजेस टूटे हुए, इसका क्या करना है? इसके लिए भी ईपीएफओ ने कोई जवाब नहीं दिया और इसके लिए भी लोग कोर्ट में गए हुए हैं। अब दोस्तों एक और जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था, वो ये था कि अगर एम्प्लॉयर ने डॉक्यूमेंट सही तरह से नहीं दिए, मतलब हायर पेंशन का फॉर्म भरा गया, एम्प्लॉयर ने वेट कर दिया, उसको आगे बढ़ा दिया और आगे बढ़ने के बाद ईपीएफओ ने बोला कि हमें और डॉक्यूमेंट चाहिए और आपका एम्प्लॉयर वो डॉक्यूमेंट नहीं दे पाया। तो इसमें आपकी क्या गलती है? और यही गलती बता के अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए तो आपके साथ तो अन्याय होगा। तो इसके लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में भी लोग गए थे और बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट आ चुका है कि अगर ऐसा कुछ भी होता है, जहां पर एम्प्लॉयर को कुछ डॉक्यूमेंट देना था और वो नहीं दे पाया और ईपीएफओ ने इसलिए उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, तो फिर ऐसे केसेस में एम्प्लॉयर और ईपीएफओ मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करे, एम्प्लॉय को परेशान ना करे, उसकी हायर पेंशन दे दे। ये जजमेंट आए थे। लेकिन दोस्तों इतने वैरायटी के जजमेंट आए, इतने भटेरे कोर्ट से जजमेंट आए, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? हुआ ये कि भाई एक भी जजमेंट सही तरह से इंप्लीमेंट नहीं हुआ। सिर्फ मद्रास हाईकोर्ट के केस में जो बीएचईएल का जजमेंट आया था, वहां पर लोगों को हायर पेंशन मिलना शुरू हुई थी। जो लखनऊ का जजमेंट आया था, सॉरी, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आया था, वहां पर ईपीएफओ ने उस पूरे वर्डिक्ट को चैलेंज कर दिया डिविजनल बेंच में। अब होता कैसे है, हाई कोर्ट में पहले सिंगल बेंच जज बैठता है, फिर उसके बाद अगर उसका डिसीजन किसी पार्टी को पसंद नहीं आ रहा है तो डिविजनल बेंच, जहां की 2 से ज्यादा जजेस बैठेंगे, उस पे चैलेंज किया जाता है। उसके बाद ऊपर जाती है चीजें और सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकती है। तो दोस्तों ईपीएफओ ने लिटिगेशन टिल एट्रिशन का रास्ता बिल्कुल चूज कर लिया है। ये लिटिगेशन टिल एट्रिशन क्या होता है कि भाई जब तक जो केस कर रहे हो लोग मर ना जाए, तब तक केसेस चलाते रहो और इसको पोस्टपोन करते रहो। और ऐसा अगर चलते रहेगा तो भाई न्याय मिलना बहुत मुश्किल है। अब दोस्तों आमतौर पर जो लिटिगेशन होते हैं वो पता कैसे होता है कि अगर किसी ने किसी के साथ फ्रॉड कर दिया और ये दोनों लोग कोर्ट में चले गए और पहला रिजल्ट आ गया कि भाई जिस व्यक्ति ने फ्रॉड किया है उसका फ्रॉड प्रूव हो गया है और उसको, मतलब ए व्यक्ति को बी व्यक्ति को पैसे वापस करने हैं। अब ए जो है ये इस रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसने डिविजनल बेंच में इसको चैलेंज किया, फिर वो जाके सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो ऐसा तो लिटिगेशन चलते रहेगा, तो तब न्याय कैसे होगा? तो कोर्ट पता है क्या करता है? कोर्ट बोलता है कि जैसे ही पहले केस का रिजल्ट आ गया, जो फ्रॉड व्यक्ति है या जिसका फ्रॉड प्रूव हो चुका है, उसको पहले वो पूरा पैसा जमा कर देना होगा कोर्ट में। अगर कोर्ट में वो पैसा जमा है और आगे केसेस चलते हैं, तो केसेस अगर ए के फेवर में आ जाते हैं तो ये पूरा पैसा इसको वापस मिल जाएगा। लेकिन किसी रीजन से अगर ए फिर हार जाता है और फाइनल रिजल्ट जो एक्चुअली एग्रीड पार्टी है, जो विक्टिम पार्टी है, उसके फेवर में आता है, तो कोर्ट विद इंटरेस्ट वो पैसा इसको वापस करता है। तो ईपीएफओ के केस में क्या होना चाहिए? जब भी कोई केसेस कोर्ट में लड़े जा रहे हैं और कोर्ट के जो रिजल्ट है वो एम्प्लॉयज के फेवर में आ रहा है और कोर्ट बोल रहा है कि इनका 90 दिन के अंदर आप जो है हायर पेंशन शुरू कर दो, तो जब डिविजनल बेंच में केसेस चैलेंज हो रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट में केसेस चैलेंज हो रहे हैं, तो सबसे पहले इन लोगों की हायर पेंशन शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि भाई लिटिगेशन जो चल रहा है वो एट्रिशन तक चलेगा, मतलब कि लोग मर जाएंगे, तब तक अगर चलेगा तो क्या फायदा होगा? समझ लीजिए कोई व्यक्ति 60 इयर्स की एज में अपना पहला केस लड़ता है और उसके बाद वो केसेस चलती है उसके 75 साल की एज तक, 15 साल तक अगर केसेस चल जाएंगी, तो 75 साल की एज में अगर उसको हायर पेंशन मिल भी जाती है तो क्या फायदा होगा? क्योंकि अब वो जिंदा ही कितना बचेगा हायर पेंशन को एंजॉय करने के लिए। दूसरी बात, जो पैसा उसको भरना होगा वो पैसा इतना बड़ा हो जाएगा कि कभी वो रिफंड अमाउंट वापस दे ही नहीं पाएगा। तो भाई इसी टाइम पे जब उसने पहली केस जीती थी, तब उससे रिफंड अमाउंट ले लिया जाए और उसकी हायर पेंशन शुरू कर दी जाए। लेकिन जो फर्क आना है ये उस आदमी की जिंदगी में आना है कि भाई उसको जिंदा रहते वक्त हायर पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यहां बात आ जाती है न्याय की, यहां बात आ जाती है जस्टिस की। और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जब भी आप केसेस को आगे ड्रैग कर रहे हो तो पहला जो रिजल्ट आया उसको फुल्ली इंप्लीमेंट तो कर दो, क्योंकि अगर आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो फिर क्या ही फायदा? ऐसे तो केसेस चलती रहेंगी, क्योंकि ईपीएफओ के पास तो अनलिमिटेड खजाना है, पैसा ही पैसा है। और पैसा कहां से है? हमारी ही तरफ से उनको दिया जा रहा है। हमारा ही जो कंट्रीब्यूशन होता है उसी में से एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस काट काट के ईपीएफओ अपना पैसा कमाता है और उसी पैसे से हमारे ही खिलाफ केसेस लड़ता है।
ये कहाँ का जस्टिस चल रहा है भाई? तो भाई मेरी कोर्ट से बहुत गुजारिश है कि अगर आप ईपीएफओ की कोई ऐसी रिक्वेस्ट एंटरटेन कर रहे हो जिससे उनका राइट बनता है कि वो डिविजनल बेंच में अपील करे या सुप्रीम कोर्ट में अपील करे, तो सबसे पहले जो डिसीजन आ चुका है उसको इंप्लीमेंट करवा दीजिए, वरना इस लीगल बैटल का कोई अंत ही नहीं होगा। ये लीगल बैटल चलती रहेंगी और अगर ये लीगल बैटल चलती रहेंगी तो लोग मर जाएंगे और फिर जो पेंशनर्स कहते हैं कि यहाँ पे लिटिगेशन टिल एट्रिशन चल रहा है, वो लिटिगेशन टिल एट्रिशन चलते ही रहेगा। और जहां पर ईपीएस समान स्कीम जो वेलफेयर ओरिएंटेड थी, जो वेलफेयर ओरिएंटेशन के साथ में फॉर्मुलेट की थी, अगर वहां ऐसी चीजें हो रही है तो फिर और किस स्कीम में लोग उम्मीद करेंगे। और खासियत यह है कि सीनियर सिटीजन्स के साथ इस तरह से बर्ताव इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेटेड वोट बैंक नहीं है। अगर क्या होता है दोस्तों, अगर आप देखेंगे जो औरतें हैं, वुमेन्स को पेंशन दी जा रही है, लाडली बहन योजना, लाड़की बहन योजना, और वहां पर उनसे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जा रहा है। 2500 रुपए उनको हर महीने के दिए जा रहे हैं, कहीं कहीं तो 10,000 रुपए देने की प्रॉमिस कर रहे हैं महीने के, लेकिन उनसे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जा रहा है। उसी तौर पे अगर आप देखेंगे जो अटल पेंशन योजना होती है उसमें सिर्फ 500 रुपए का कंट्रीब्यूशन होता है और एंड में 3-3,500 रुपए की पेंशन मिलती है। कुछ कुछ केस में 5-5,000 रुपए की पेंशन मिलती है। उन लोगों से भी कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जा रहा, लेकिन जो सीनियर सिटीजन अपनी जिंदगी भर मेहनत करते हुए ईपीएफओ को रूल्स के हिसाब से पैसा देते आ रहे ईपीएस में, उनके साथ में लिटिगेशन का खेल खेला जा रहा है। ये कहां तक सही है? और दोस्तों खासियत ये है कि ये खेल जो खेला जा रहा है ये हमारे कंट्रीब्यूशन से किया जा रहा है, हमारे ही टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस जो हमने भरे हुए हैं उससे ही किया जा रहा है। मतलब कि हम खुद फंड कर रहे हैं हमको परेशान करने के इस पूरे मैकेनिज्म को। और इसमें ईपीएफओ कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर रहा है ऐसा नहीं है, ईपीएफओ कॉन्स्टिट्यूशनली सही कर रहा है क्योंकि उसका हक बनता है कोर्ट में जाना। लेकिन भाई आपका हक लेते लेते जो लोग हक मांग रहे हैं उनका हक खत्म हो जाएगा, वो लोग इस दुनिया से सिधार जाएंगे। फिर आप ऐसा जस्टिस करके करेंगे भी क्या? और इससे किसकी आत्मा को शांति मिलने वाली है? क्या ईपीएफओ की आत्मा को शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि जब लोगों से दुआएं नहीं निकलती है तो बददुआएं निकलती है और बददुआएं कहीं ना कहीं हर किसी को कहीं ना कहीं लगी जाती है। तब आप ये नहीं कह पाएंगे कि ऑफिशियल वर्क के चलते हुए हमने ऐसा किया, पर्सनली हमारा ऐसा कोई एजेंडा नहीं था। देखिए, आप ऑफिसर हैं और ऑफिसर्स को अपना एक माइंड का एप्लीकेशन लेके यहाँ पर डिसीजन लेना है और यही बार-बार कोर्ट कह रहा है। और मुझे खासियत ये बात लग रही है कि बार-बार जहाँ पर भी कोर्ट ने जजमेंट दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट देख लीजिए, मद्रास हाई कोर्ट देख लीजिए, आप अभी जो रिसेंट कर्नाटक हाई कोर्ट का जजमेंट आई है, वहाँ पर बार-बार एप्लीकेशन ऑफ माइंड की बात कर रहा है कोर्ट कि भाई ईपीएफओ ऑफिशियल जो है एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं कर रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बहुत क्लियर था, अनएग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस को देना है, एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस को हायर पेंशन देना है। कहीं पर भी ट्रस्ट रूल की बात नहीं की गई थी और कहीं पर भी सीलिंग की बात नहीं की गई थी। एलिजिबिलिटी बहुत पुख्ता तौर पर प्रूव कर दी गई थी आरसी गुप्ता केस में, सुनील कुमार केस में, और फिर भी ईपीएफओ बार-बार उन सारे हायर एप्लीकेशंस को इस बात पे जाके रिजेक्ट कर रहा है कि आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है, ट्रस्ट रूल्स आपके बीच में आ जा रहे हैं। तो भाई आपने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सही तरह से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बार-बार कोर्ट्स ने ये बात पूछी है और मेरी कोर्ट से भी ये गुजारिश रहेगी, या तो भाई सबसे पहले जो लोअर कोर्ट का जजमेंट है उसको आप इंप्लीमेंट करवा दीजिए, लोगों को हायर पेंशन दिलवा दीजिए जिससे बहुत वेलफेयर होगा और जो कोर्ट में जाने का जो मेन कारण होता है वो सही तरह से पुख्ता तौर पर सेटिस्फाई हो जाएगा कि लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हमको जस्टिस मिल गया। अगर आप नहीं कर सकते तो इस चीज का प्रोविजन लगाइए कि अगर एंड में लोग केस जीत जाते हैं और ईपीएफओ केस हारता है तो जिन लोगों ने लिटिगेशन बाय एट्रिगेशन किया था उनको बहुत तगड़े तौर पर सजा हो, क्योंकि इससे लाखों करोड़ों लोगों का मतलब यहाँ पर हक छीना जा रहा है। लाखों करोड़ों का पैसा लोगों को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है और इसकी वजह से लाखों करोड़ लोग बहुत बेकार जिंदगी जीने वाले हैं जो उनकी बहुत अच्छी हो सकती थी अगर उनको हायर पेंशन मिलती। तो कोर्ट से मेरी गुजारिश है कि इन सारे एस्पेक्ट पे भी ध्यान दे, ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट पे भी ध्यान दे और इसके ऊपर जो बेहतर फैसला हो वो आगे आए। तो दोस्तों जो सवाल था हमारा कि हायर पेंशन मिलेगी कब, तो दोस्तों हायर पेंशन तो अब प्योरली कोर्ट में है और इसका रास्ता मुझे और अगले 2 से 3 साल तक क्लियर नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से लिटिगेशंस चल रहे हैं इस तरह से ये लिटिगेशंस चलते ही रहेंगे। डिविजनल बेंच में चैलेंज किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और उसके बाद आगे आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? हम दोस्तों यहाँ पर यूनाइट हो सकते हैं।
क्योंकि जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे, जब तक हम एक स्ट्रांग वोट बैंक नहीं लेंगे, कोई भी सरकार आपकी इस डिमांड के ऊपर पुख्ता तौर पर बात नहीं करेगी। और जब तक नंबर्स हमारी तरफ से स्ट्रांग नहीं होंगे, जब तक ज्यादा से ज्यादा लिटिगेंट्स, ज्यादा से ज्यादा पिटिशनर्स उस केसेस में नहीं होंगे, तब तक कोर्ट भी बहुत जल्दी जल्दी इसको आगे नहीं बढ़ाएगा। और इसके लिए ऑलरेडी एक पहल की जा चुकी है। ओके, हमारे जो गाइडिंग मेंटर है प्रवीण कोहली जी है, बीएन अग्रवाल जी, अतुल कपूर जी, ऐसे सारे लोग जो है, इन लोगों ने मिलके एक नया फाउंडेशन क्रिएट किया है, जिसको क्या कहा जाता है, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन। अब दोस्तों ये जो एनसीपीए है, इसमें क्या हो रहा है, एनसीपीए किसी इंडिविजुअल बॉडी का मेंबरशिप नहीं है। वहां पर वो संस्था है, वो एसोसिएशन, वो यूनियन जो अपने अपने मेंबर्स के लिए, अपने अपने एम्प्लॉयज के लिए फाइट कर रहे हैं कोर्ट्स में। इन सारे एसोसिएशंस का एक बड़ा एसोसिएशन बनाया गया है। तो दोस्तों ये जो एनसीपी है, इसमें जो यूनियंस होंगे, जो एसोसिएशंस होंगे, वो मेंबर होंगे, ताकि ब्रॉड लेवल पर एक कंसेंसस बनाया जाए कि नेशनल लेवल पर किस तरह से इस पेंशन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो दोस्तों अगर एनसीपीए के बारे में आपको नहीं पता है, तो आपको सुनना चाहिए कि एक बढ़िया ग्रुप बनाया जा रहा है, और इस ग्रुप में सिर्फ एसोसिएशंस जो ऑलरेडी लिटिगेशन लड़ रहे हैं हायर पेंशन के लिए, वही मेंबर बन सकते। जो लोग लिटिगेशन नहीं लड़ रहे, वो मेंबर नहीं बन सकते। तो अगर आप किसी ऐसे ग्रुप के मेंबर हैं जिसका कोई एसोसिएशन बना हुआ है, या कोई यूनियन बना हुआ है, या कुछ भी बना हुआ है, एक ग्रुप बना हुआ है जो ऑलरेडी कोर्ट में जा चुका है, तो आपको एनसीपीए को ज्वाइन करना चाहिए। आपको एनसीपीए में कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, ताकि नंबर्स हमारे बढ़ सके, ताकि कोर्ट में ये लगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस केसेस से परेशान हैं और इसका निवाड़ा जल्दी होना चाहिए। और उसी लिए मेरी सब उन एसोसिएशन से जो ऑलरेडी लिटिगेशन लड़ रही है, उन सबसे मेरी गुजारिश है कि आप एनसीपीए को ज्वाइन कीजिए। और इसमें कोई छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, इसमें बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। और किस किस कंपनी से है, बीएचईएल से है, बीईएल से है, वहां पर नाफेड से आपको मिल जाएंगे, आईटीआई से मिल जाएंगे। ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की एसोसिएशंस उसमें है, और नंबर्स जुगाड़ रही है। और दोस्तों जब तक नंबर्स एक जगह पे यूनाइटेड नहीं होंगे, तब तक ये ऑर्गेनाइजेशन भी सही तरह से काम नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आपकी कंपनी के जो यूनियंस होंगे, जो एसोसिएशंस होंगे, जो पीएफ ट्रस्ट होंगे, उनको गुजारिश कीजिए कि वो एनसीपीए के मेंबर बने, और वहां से इस लिटिगेशन को हम आगे ले जा सके। अब एनसीपीए को किस तरह से ज्वाइन करना है, उसके लिए कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स दोस्तों मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप वहां पर जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, और वहां से आप उनके माध्यम से एनसीपीए को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश होगी कि जो आपको कांटेक्ट दिए जाएंगे, उस पे छोटे छोटे क्वेश्चन ना पूछिए कि भाई मेरी हायर पेंशन कैसे मिलेगी, मेरा ये चल रहा है, मेरा वो चल रहा है। मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये इंडिविजुअल लेवल पे काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप लेवल पे काम करने वाली है। तो अगर आप कोई एसोसिएशन है, तो ही इनको कांटेक्ट कीजिए। अगर आप कोई ग्रुप है, कोई यूनियन है, तो ही इनको कांटेक्ट कीजिए। और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी कि आपने ऑलरेडी लिटिगेशन फाइल कर दिया हो किसी ना किसी केस में। अगर आप फाइट नहीं करना चाहते और फिर भी एनसीपीए का पार्ट बनना चाहते हैं, तो शायद एनसीपीए आपको अलाउ नहीं करेगा। और ये बिल्कुल सही चांस है, क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं के लिए ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने हक के लिए लड़ना चाहता है, जो अपना हक मांगना चाहता है। तो दोस्तों मेरी आप सबसे गुजारिश है कि एनसीपीए का मेंबर बनिए, ज्वाइन कीजिए अपने अपने एसोसिएशन को एनसीपीए में, और इस लड़ाई में अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। तो दोस्तों आज का वीडियो हमने बनाया था ये जानने के लिए कि किस तरह के केसेस चल रहे हैं, क्या रिजल्ट आ रहा है, और क्या भविष्य दिख रहा है, और उस भविष्य को बदलने के लिए हमारे फेवर में हम क्या कर सकते हैं। और इसीलिए हमने एनसीपीए बनाया, और आपको ज्वाइन करना चाहिए, ये बताने के लिए दोस्तों आज का ये वीडियो यहाँ पर बनाया था। वैल्यू एडिशन में हमारी कोशिश रहती है कि हायर पेंशनर्स को जस्टिस मिले, उसके लिए जो आवाज उठा सके उठाए, जो इन्फॉर्मेशन आ रही हो वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाए। अगर कोई ऐसी कॉमन यूनाइटेड बॉडी बन रही है जो आपको हेल्प कर सकता है, तो उस बॉडी के बारे में आपको बताए, ताकि आप उसका पार्ट बन सके और इस लड़ाई में अपना कंट्रीब्यूशन कर सके। दोस्तों मेरा कंट्रीब्यूशन तो यही है कि मैं आपको अपडेट्स देते रहता हूं, मैं आपकी आवाज बन के आगे आ रहा हूं वैल्यूएशन के तौर पर। और दोस्तों आपका कंट्रीब्यूशन यही होगा कि आप लड़ाई लड़े, लड़ाई को हारे नहीं, हिम्मत हारे नहीं। और 2-3 साल लग सकते हैं, लेकिन हायर पेंशन हमारा अधिकार है और हम उसको लेकर ही रहेंगे। इस प्रिंसिपल को अगर आप मान लेंगे, तो कोई भी आपको हायर पेंशन लेने से रोक नहीं सकता। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है, तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उनकी जिंदगी में भी एक छोटा सा वैलिडेशन हो सके। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड किया है, तो मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों जब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपसे फेस टू फेस बात कर पा रहा हूँ, मैं आपके विचार जान पा रहा हूँ, और मुझे खुशी होती है कि ये लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं यहाँ पर, इसमें आपका साथ भी हमारे साथ है, और इससे हमको एडेड मोटिवेशन मिलता है। तो जरूर कमेंट कीजिएगा।
आपने आज तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है यूट्यूब पे जो आपकी आवाज उठा रहा है हायर पेंशन के लिए। वैल्यू एडिशन में हर्षवर्धन एकमात्र ऐसा इंसान बचा हुआ है जो आपकी आवाज उठाने में इंटरेस्टेड है। तो दोस्तों, इस इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए मुझे मोटिवेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।